अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माविज़ नईम हियर। बिज़नेस लॉ के हवाले से जहाँ तक बात की जाए, तैयारी की बात अगर की जाए तो जितनी तैयारी होनी थी, वो तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आपका पहला पेपर अगर बिज़नेस लॉ का नहीं भी है, और माइंड यू बिज़नेस लॉ का पेपर जो है वो सैटरडे के दिन हुआ करता था बेसिकली, और आखिरी पेपर हुआ करता था वो भी शाम को। तो तैयारी का दिन आपको उसी वक़्त ख़त्म हो जाता है जिस वक़्त आईकैप का पहला पेपर शुरू होता है। फिर तो आपने नज़र फ़ानी डालनी हो किसी टॉपिक पे जो आपके ज़हन से बार-बार निकल रहा हो, तो आप तो उसे देख सकते हैं, वरना तैयारी का टाइम जो है वो तो ख़त्म हो जाता है। हाँ, लास्ट मिनट्स पे आप कौन-सी चीज़ देखें जो आपको याद रहे। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ें होती हैं जिनको आप जितना मर्ज़ी याद कर लें वो याद नहीं रहती। तो उनके लिए फिर बेहतर रह जाता है कि आप एक नज़र पहले उसको देख लें, ताकि आप जाएँ और वो आप कर लें पेपर में, ठीक है ना? लेकिन वो वैसी चीज़ें होती हैं जिनका 100% कन्फर्म होता है कि हाँ, वो आनी है, बिकॉज़ ऐसा जो कहते हैं ऐसी जो कितने हैं तरकीब है कि 2-3 मिनट पहले देख लिया जाए पेपर से किसी चीज़ को, वो अच्छी नहीं होती। तो इन चीज़ों में आपका फर्स्ट चैप्टर का आ जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना? ये आपका वो टॉपिक है जो कि जितना मर्ज़ी तैयार कर लें ये मसला करता है। फर्स्ट चैप्टर की सबसे अच्छी बात और सबसे बुरी बात दोनों यही हैं कि वो 5 नंबर का है, ठीक है ना? 5 नंबर का कितने उसमें से आना है, आप रगड़ दें उसको, बहुत अच्छी तैयारी कर लें, तब भी इट कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 5% ऑफ योर पेपर, ठीक है ना? और अगर आप छोड़ भी देते हैं तो अच्छी बात उसकी यही है कि सिर्फ 5 नंबर जाते हैं। लेकिन छोड़ने छोड़ने को मैं सजेस्ट नहीं करता, क्यों? 50 और 45 के अंदर भी सिर्फ 5 का डिफरेंस होता है, ठीक है ना? तो वो फिर आप समझ सकते हैं। तो छोड़ने का मैं आपको नहीं कह सकता, लेकिन अगर प्रेफ़रेंस की बात की जाए कि किसको नज़र फ़ानी पहले डालनी है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि स्टार्ट विद द एंड, ठीक है ना? 18, 17, 16 ये एंड वाले चैप्टर्स जो नए आए हैं, इनको ज़रूर देख के जाएँ। फर्स्ट अटेम्प्ट है इनकी, आईकैप अनप्रेडिक्टेबल किस्म के क्वेश्चंस बना सकता है, ठीक है ना? जिस किस्म के आपने सोचे ना हो, उस किस्म के आईकैप क्वेश्चंस बना सकता है। और इस दफ़ा तो आईकैप ने अ, मतलब जितना लग रहा है कि आईकैप इस किस्म के फ़ुज़ूल तो नहीं कहना चाहिए, टफ़ किस्म के या कितने अनप्रेसिडेंटेड किस्म के क्वेश्चंस बना सकता है। और मैं आज सुबह पेपर दे के आया हूँ एफएआर 2 का, तो आपको मैं बता सकता हूँ कि आईकैप जो है वो सरप्राइज़ देने के मूड में है। आई मीन हमारे तो पेपर के अंदर भी क्वेश्चन का नाम ही सरप्राइज़ लिमिटेड था, तो मैं क्या कह सकता हूँ अब। तो इस किस्म की चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, ठीक है ना? आपको अगर ग्रिड दे दी गई है, तो आप उस ग्रिड को ज़रूर फ़ॉलो करें। अब उस ग्रिड के अंदर आपको वो कहते हैं कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वो अबाउट हाफ ऑफ द पेपर है मेरे ख़्याल से, इतना कुछ है, तो वो ज़रूर करें। 15 नंबर के आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे, रीडिंग टाइम के अंदर आपने सबसे पहले एमसीक्यूज़ को तो ज़रूर रगड़ लेना है। क्यों? यहाँ आपका रीडिंग टाइम 15 मिनट का ख़त्म होगा, वहाँ 1 मिनट में अगर आप 15 मिनट का काम 15 मार्क्स का काम कर लेंगे, तो इट विल बी अ वेरी वेरी ह्यूज सरप्लस फॉर यू गाइस, ठीक है ना? जितना ये पेपर श्रिंक हो गया है, अब इस चीज़ की टेंशन ख़त्म हो गई हुई है कि ये टाइम में ना हो सके। टाइम में हो सकता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को सोचें और आराम सुकून से अपने हवास पे काबू रख के फिर पेपर की तरफ आएँ। पेपर माशाल्लाह करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, अगर मैं आपको बताऊँ पिछली अटेम्प्ट्स में मुश्किल हुआ करता था। अब आपने क्या करना है, लास्ट जो आपके 8 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम वो कितने हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वाले एक्ट कितने हैं, बिल आ जाता है इसके अंदर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग आ जाता है, आर्बिट्रेशन, कॉम्पिटिशन वगैरह की जो चीज़ें आ जाती हैं, ये आप देख लें। ठीक है ना? 11 से 15 तक तो आप पास्ट पेपर्स को ज़रूर रगड़ के जाएँ, क्योंकि उसके तो पास्ट पेपर्स बहुत अच्छे मौजूद हैं आपके पास। ठीक है ना? किसी भी ऑथर की किताब आप उठा लें, पास्ट पेपर साथ अटैच्ड होते हैं, तो वो आपको ज़रूर काम देंगे। हाँ, जो आखिरी 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना? जो नए आए हैं चैप्टर्स, उनके पास्ट पेपर्स अवेलेबल नहीं है। इवन कुछ तो जो एक्ट्स हैं, वो तो अभी तक पास भी नहीं हुए नेशनल असेंबली की तरफ से। तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट होना और फिर उसके बाद जो हिसाब-किताब, वो तो अलग चीज़ है। तो उनके पास पेपर्स भी मौजूद नहीं हैं। तो उनको आप थॉरली याद करें, और जहाँ पे आपको पॉइंट्स नज़र आएँ, आपका फ़र्ज़ बन जाना चाहिए कि आप उनको याद करें। ठीक है ना? रूट लर्निंग मैं वैसे इतना कितने नहीं सजेस्ट करता, क्रैमिंग को मैं इतना सजेस्ट नहीं करता, बिकॉज़ इट्स अ वेरी फन सब्जेक्ट। आप इसको आराम सुकून से कॉन्सेप्चुअली याद कर सकते हैं, लेकिन इन आखिरी 3 चैप्टर्स के बारे में मैं आपको मशवरा यही दूँगा कि रट्टा मार लें। ठीक है ना? उसके अलावा
जो बाकी आपके चैप्टर्स हैं उनके अंदर आपकी लॉजिक कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपसे वो क्वेश्चंस पूछ भी लेता है, वो आपसे राइट्स एंड लाइबिलिटीज पूछ लेता है एक पार्टनर की, तो कम से कम आपके अंदर इतना नॉलेज आपका होना चाहिए कि आप ये बता सकें कि हाँ भी अगर एक पार्टनर है उसका फुल डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपनी हर बिजनेस के बारे में जो कि प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है ना। आप राइट्स एंड लाइबिलिटीज वहां से खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वो आपसे पूछ लें कि डिफॉल्ट रेलिवेंट प्रोविजंस क्या है आर्बिट्रेशन की, इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पे आप क्या लिखेंगे? तो इस किस्म की चीजों को आपको रट्टा अनफॉर्चुनेटली मारना पड़ेगा। ये 3 चैप्टर्स अब इनकी लेवल 1 की टेस्टिंग होगी, बिकॉज फर्स्ट टाइम इनकी कहते हैं एंट्री है आपके सिलेबस में, और फर्स्ट टाइम हमेशा लेवल 1 की टेस्टिंग होती है। इसका मतलब है मैक्सिमम वो आपसे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें से। अगर वो आपसे 8 नंबर का क्वेश्चन इन ईच चैप्टर से पूछ लेगा तो 24 नंबर के वो आपसे इसमें वो कितने ओवरऑल भी पूछ सकता है। ठीक है ना। उसके अलावा प्रोफिशिएंसी लेवल 1 होगा, तो इसका मतलब है कि आपसे ज्यादातर चांसेस यही हैं कि आपसे वो रट्टे वाली चीजें पूछ सकता है। बाकी चीज़ों का प्रोफिशिएंसी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है क्योंकि इसके अंदर इतनी एडवांसमेंट आ गई हुई है लॉ में, इतनी दफ़ा इसकी अटेम्प्ट्स गुजरी हैं कि एग्जामिनर ने भी नए से नई जगह पे खेलना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉन्सेप्ट लें उन चीज़ों का जो पहले थी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका आप कॉन्सेप्ट लें, पार्टनरशिप एक्ट का आप कॉन्सेप्ट लें। पार्टनरशिप में से मोस्टली कभी कभी थ्योरी भी आ जाती है, रटा भी आ जाता है, लेकिन आप उसका कॉन्सेप्ट लेके उसकी थ्योरी को लिख सकते हैं। मतलब आपने अगर जिंदगी में कभी चेक देखा हो, कभी आपने बना हुआ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देखा हो, कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट, कम से कम आपको ये तो पता होता है ना कि अगले का नाम लिखना है, उसके ऊपर साइन होने चाहिए। ये चीजें आप लॉजिक से लिख सकें, इतना कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट आपको नए चैप्टर्स के अंदर काम नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो मैं आपको अगर बताता चलूं, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन किसको कॉन्सेप्चुअली याद करना है, किसको रूट लर्निंग करनी है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगर प्रेफरेंस की बात की जाए, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप आखिरी 3 चैप्टर्स को फॉलो करें। फिर उसके बाद जो 5 चैप्टर्स रह जाएंगे इस ग्रिड से रिलेटेड, जो आपके 2 चैप्टर्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और 3 चैप्टर्स पार्टनरशिप एक्ट से रिलेटेड हैं, तो उनको आप कहते हैं नजर सानी करें, उनके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ें। फिर उसके बाद आप जाएं पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर, और वो भी आप चैप्टर 5 से ऑनवर्ड्स आगे जो है ना उनको देखें और उनको जरा, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में आप इस अजम्पशन से मैं चैप्टर 5 से आगे ले जा रहा हूं कि यहां तक चैप्टर 2, 3, 4 ये तो बेसिक हैं। ठीक है ना। यहाँ पे तो सबको पता है कि हाँ भी एक बंदा अगर माइनर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, सबको ये नहीं पता कि अगर एक बंदे ने, आप कितने, एक प्रॉमिसर ने, प्रॉमिसी ने डिलीवरी के वक्त आपको ये बताया ही नहीं है कि आपने गुड्स कहाँ डिलीवर करनी है, तो फिर आपने क्या करना है? इस किस्म की चीजें जो छोटी छोटी सी हैं, इस तरह की चीजें वो एमसीक्यूज के अंदर भी टेस्ट कर सकता है। वो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस के बड़ा एक क्वेश्चन बना के भी दे सकता है। और माइंड यू, आप जिस भी किताब को यूज कर रहे हैं सबसे पहले तो उसको आपने चेंज नहीं करना। सेकेंड ऑफ ऑल, आप जरूर इन चीजों को देखें कि पास पेपर्स के अंदर वो किस तरीके से टेस्टिंग कर रहा है। ठीक है ना। इस दफा उसने आईकेप की किताब के अंदर बहुत सी हेडिंग्स ऐसी नहीं डाली जिनको उसने टेस्ट जरूर करना है। जैसे आपकी मिस्टेक्स की टाइप्स हो गई हैं, जैसे आपकी रूल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हो गई हैं। ठीक है ना। इन चीजों की उसने प्रॉपर हेडिंग नहीं दी, लेकिन वो टेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसने अनऑफिशियल हेडिंग तो दे दी है, मतलब प्रॉपर नहीं दी, इम्प्रॉपर तो दी है उसने। ठीक है ना। उनको उसने एमसीक्यूज के अंदर बता दिया, जैसे नोवेशन, ऑल्टरेशन, ये सारी चीजें हैं, रिसेशन वगैरह, तो इनको उसने टेस्ट करना है। ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप चैप्टर 18, 17, 16, फिर 11 से 15 तक जाएं, और फिर उसके बाद आप कहते हैं चैप्टर 5 से ऑनवर्ड्स 10 तक जाएं, और फिर पीछे आए और लास्ट प्रायोरिटी दें आप अपने चैप्टर 1 को, बिकॉज द बेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग इज वो 5 नंबर का है। ठीक है। बाकी मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। आप, अल्लाह पाक आपका पेपर बहुत अच्छा करे, और आपको, हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि रिजल्ट वाले दिन आपको अपना रिजल्ट मोबाइल पे नहीं अपने वालिदैन के चेहरों पे दिखाई दे। तो आप सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो और आप सबको अपनी रहमतों के साए के अंदर रखे। आमीन सुम आमीन।